एक गांव में माधव नाम का गरीब मछुआरा अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। वह हर सुबह जाल लेकर नदी के किनारे मछलियां पकड़ने जाता था, लेकिन वह कभी भी ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ पाता था। हर रोज 2-4 मछलियां हाथ आती है, इतने में परिवार का पेट नहीं भरता। आज तो इतनी ज्यादा मछलियां पकड़ कर ले जाऊंगा कि सभी खुश हो जाएंगे। हाँ, यह सोचकर माधव ने नदी में जाल फेंका और इंतजार करने लगा कि मछलियां उसके जाल में फंस जाए। उसने जाल को दिन भर नदी में लगाए रखा और जब शाम हो गई तब जाल को अपनी ओर खींचने लगा। आज तो खूब मछलियां निकलेंगी। अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल खाली है। हाय रे मेरी किस्मत। माधव खाली हाथ घर वापस आ जाता है। उसके दुखी मन को देखकर उसके माता पिता समझ जाते हैं कि आज भी माधव को कोई मछली नहीं मिली। अरे मुझे पता था ये नालायक कुछ नहीं करेगा, आज फिर से खाली हाथ लौट आया है। आखिर हम बूढ़े माता पिता क्या करें? अरे हमारा पुत्र बहुत मेहनती है, आप उसे ऐसे मत कहिए, कई बार किस्मत साथ नहीं देती तब ऐसा हो जाता है। माधव पिता की बातों से दुखी हो जाता है। अगले दिन वह फिर से जाल लेकर निकलता है और मन ही मन सोचता है कि आज बिना कुछ लिए वापस नहीं जाएगा। आज खाली हाथ वापस घर नहीं जाऊंगा। हे नदी, मेरी सहायता करना। इतना कहकर वह जाल लेकर नदी के बीचों बीच आ गया और उसे नदी में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद माधव जाल अपनी ओर खींचने लगता है। अरे ये क्या है, ये जाल क्यों नहीं निकलता? बहुत भारी लग रहा है, लगता है आज कोई बड़ी मछली फंस गई है। हाँ, बड़ी मेहनत से माधव जाल को अपनी ओर खींचता है। उसे जाल में एक चमचमाता हुआ बक्सा दिखाई देता है। अरे ये क्या है, ये तो बड़ा ही सुंदर है। माधव बक्से को लेकर नदी के किनारे आ जाता है। अरे भगवान, भला मैं इस बक्से का क्या करूंगा? मुझे तो मछली पकड़नी थी, लगता है आज फिर खाली हाथ घर जाना होगा। तभी नदी के किनारे से एक साधु गुजर रहे होते हैं। माधव को परेशान देखकर वह वहीं पर रुक जाते हैं। क्या हुआ बच्चे, तुम बहुत परेशान दिखाई पड़ते हो। साधु महाराज, मेरी सहायता कीजिए। मैं गरीब मछुआरा हूँ, नदी में मछली पकड़ने गया था, लेकिन ये देखिए मुझे क्या मिला है। अरे ये कोई जादुई बक्सा है। इस नदी के अंदर एक अलग दुनिया है जहाँ परियां रहती है। जरूर ये बक्सा उनका होगा। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, भला इस जादुई बक्से से मुझे क्या लाभ? ये जादुई बक्सा परी की अमानत है। इसमें जरूर हीरे मोती होंगे, लेकिन इसे खोलना सुरक्षित नहीं होता है। हाँ, क्या हीरे मोती? हाँ, अगर तुम ईमानदारी से इस बक्से को रानी परी को लौटा दो तो वो तुम्हें ढेर सारा इनाम देगी। इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन रानी परी तक कैसे पहुंचना है? मुझे रास्ता नहीं पता है साधु बाबा। जाल लेकर इस नदी के बीचों बीच जाना और नदी से प्रार्थना करना, वो तुम्हें रानी परी तक ले जाएगी। हाँ, इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। भला मुझे क्या पता रानी परी कहाँ पर है? मैं क्यों नदी के बीचों बीच जाकर अपनी जान जोखिम में डालूं? हाँ, क्यों ना मैं इस बक्से को एक बार खोल कर देख लूं। हाँ, माधव उस बक्से को खोलकर देखता है तो उसमें चमचमाते हुए हीरे मोती होते हैं। अरे वाह, मेरी किस्मत खुल गई। मुझे इस बक्से को अपने पास रखना चाहिए, इसके कारण मेरे पास ढेर सारा धन होगा और मुझे काम करना नहीं पड़ेगा। अरे वाह। माधव वह जादुई बक्सा लेकर अपने घर आ जाता है। क्या हुआ बेटा, आज भी खाली हाथ वापस आए हो? नहीं नहीं माता, आज तो मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगी। हाँ, वह बक्सा निकाल कर खोलकर अपने माता पिता को दिखाता है। अरे इसमें क्या है? माधव जब बक्से खोलता है तो उसमें हीरे मोती देखकर उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं। हाँ, ये तुम्हें कहाँ से मिला? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? नहीं माता, ये मुझे नदी से मिला है। इस बक्से से हमारी किस्मत बदल जाएगी। हाँ, देखो ये कोई जादुई बक्सा लगता है, कहीं इसके कारण हम फंस न जाए। इसे जहाँ से लाए हो वहाँ वापस रख दो, जाओ। नहीं नहीं, इतने दिनों की मेहनत के बाद अब जाकर नदी से मुझे कुछ प्राप्त हुआ है, मैं इसे वापस नहीं करूँगा।
इसे किस्मत का खेल कहते हैं। ये मेरी मेहनत का परिणाम है। हाँ। और इस प्रकार माधव उस बक्से को अपने घर में रख लेता है। अब वो मछलियाँ पकड़ने नहीं जाता है और हर दिन हीरे मोती बेचकर अपनी सारी जरूरतें पूरी करता है और भोजन लेकर आता है। देखते ही देखते वह धनवान बन जाता है। इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं और आखिरकार वह बक्सा खाली हो जाता है। अरे ये क्या, ये बक्सा तो खाली हो गया। अब मैं क्या करूँगा? फिर से मछली पकड़ने जाना होगा मुझे। दुखी मन से माधव जाल लेकर नदी में मछली पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन कोई मछली नहीं पकड़ पाता है। उसकी हालत फिर से पहले जैसी ही हो जाती है। अब क्या करूं? अब तो ये बक्सा भी खाली हो गया। मैं पहले की तरह गरीब हो गया हूँ। तभी उसे साधु की बात याद आती है। माधव सोचता है कि साधु ने कहा था कि अगर वो जादुई बक्सा लेकर रानी परी के पास जाए तो रानी परी उसे ढेर सारा धन देकर विदा करेंगी। मैं ऐसा ही करता हूँ। इस जादुई बक्से को लेकर रानी परी के पास जाता हूँ। लेकिन बेटा, अगर रानी परी ने तुझसे इस बक्से के हीरे मोतियों के बारे में पूछा तब तो उन्हें क्या कहेगा? अरे माँ, इस लकड़ी के बक्से का बाजार में कोई मोल नहीं, लेकिन रानी परी इसे देखकर खुश हो जाएगी और मुझे ईमानदार मानकर इनाम अवश्य देगी। अगर हीरे मोतियों के बारे में पूछेगी तो मैं कह दूंगा मुझे ये खाली बक्सा मिला था। हाँ। माधव जाल को लेकर नदी के किनारे जाता है। उसके साथ वह जादुई बक्सा भी होता है। साधु के कहे अनुसार माधव नदी के बीचों बीच जाता है। हे नदी, मेरे पास ये जादुई बक्सा है और मैं इसे रानी परी को वापस देने आया हूँ। मुझे रानी परी तक लेकर चलो नदी। इतना सुनते ही नदी में एक चक्रवात जैसा तूफान आया और माधव जाल सहित रानी परी के महल पहुंच गया। कौन हो तुम और यहाँ तक कैसे आ गए? रानी परी, मैं तो एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। मेरा नाम माधव है। दरअसल मैं एक मछुआरा हूँ। ये बक्सा मुझे नदी में मिला था। हाँ। यह जादुई बक्सा तो मैं कब से ढूंढ रही थी। ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये बक्सा मेरे जाल में फंस गया था। एक साधु ने मुझे बताया कि ये आपका है, इसलिए ईमानदारी के कारण मैं इसे लौटाने चला आया। तुम तो बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। लाओ, ये बक्सा मुझे दे दो। माधव ने रानी परी की तरफ बक्से को बढ़ाया। इसे खोल कर दिखाओ। लेकिन मैं इसे खोलना नहीं जानता। लेकिन आप कहती हो तो मैं इसे खोलता हूँ। हाँ। इतना कहकर माधव ने बक्से को खोला। बक्सा बिल्कुल खाली था। रानी परी समझ चुकी थी कि माधव एक लालची व्यक्ति है। इसमें ढेर सारे हीरे मोती थे। वह सब कहाँ गए? मुझे नहीं पता। मुझे तो ये खाली बक्सा मिला था। हाँ। तुम झूठ बोलते हो। तुम ईमानदार नहीं हो। तुमने ही इस बक्से से हीरे मोती चुराए हैं। तुम चोर हो। नहीं नहीं रानी परी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम हमारे साथ रहोगे। तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। मेरे बूढ़े माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे जाने दीजिए रानी परी, मुझे जाने दीजिए। बिल्कुल नहीं, अब यही तुम्हारी किस्मत है। और इस प्रकार माधव नदी के अंदर चला गया, जहाँ से वापस आना बेहद मुश्किल था। इधर माधव के माता पिता बहुत ज्यादा परेशान थे। आखिर कहाँ चला गया हमारा पुत्र? अभी तक लौटा नहीं है। इतना लंबा समय हो चुका है पर घर नहीं आया। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। उधर माधव अपने कार्यों पर पछता रहा था। मैं तो यहाँ अपनी किस्मत बदलने आया था, लेकिन ये मेरे साथ क्या हो गया? यदि मैं ईमानदारी से रानी परी को बक्सा लौटा देता तो मेरे साथ ये घटना नहीं होती। एक दिन रानी परी से मिलने उसकी सहेली परी मांडवी आती है। परी मांडवी धूर्त और लालची किस्म की होती है। आइए परी मांडवी, परिलोक से बहुत दिनों बाद आना हुआ। अरे तुम तो जब से जल में रहने लगी तब से परिलोक नहीं आती, तो मैंने सोचा मैं ही तुमसे मिल लेती हूँ। आओ, तुम्हारा स्वागत है। तभी परी मांडवी माधव को देखती है। ये क्या, ये मनुष्य यहाँ पर क्या कर रहा है? यह मनुष्य अपनी बेईमानी के कारण यहाँ पर है। इसने जादुई बक्से के हीरे मोती चुरा लिए थे और मेरे सामने आकर झूठ कह रहा था। इस कारण मैंने इसे दंड दे दिया है कि अब ये यही रहेगा। ये तो बहुत बड़ा अवसर है। अब मेरी योजना को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल परी मांडवी रानी परी से मिलने इसलिए आई होती हैं क्योंकि उसकी नजर रानी परी के हीरे मोतियों पर होती है। अब मैं आसानी से रानी परी के हीरे मोती गायब कर दूंगी और सारा दोष इस माधव पर लगा दूंगी। परी मांडवी इस जंगल के पास का पता लगाती है जहाँ पर रानी परी ने सुनहरे हीरे मोतियों को रखा होता है। तो रानी परी ने यहाँ पर सुनहरे हीरे मोतियों को छुपा रखा है।
परी मांडवी कुछ हीरे मोती ले लेती है और उसे अपनी शक्तियों से गायब कर देती है। रानी परी कुछ दिनों बाद उस जगह पर आती है जहाँ पर हीरे मोती रखे होते हैं। यह हीरे मोती इतने कम क्यों लग रहे हैं? कहीं इसमें से कोई चोरी तो नहीं हुई? मुझे सबसे पूछना चाहिए। रानी परी सभी को बुलाती है। आज मैं बहुत दिनों के बाद उस स्थान पर गई थी जहाँ महल के हीरे मोती रखे हैं, लेकिन मुझे उसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है। ऐसा कैसे हो सकता है रानी परी? यहाँ पर भला कौन चोर है जिसे इन हीरे मोतियों की जरूरत है? यदि किसी ने चोरी की है तो वह स्वयं ही बता दे, अन्यथा उसे कड़ा दंड दिया जाएगा। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ रानी परी, मैंने उस तरफ माधव को जाते हुए देखा। नहीं नहीं रानी परी, मैं तो पहले ही यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। मैं भला चोरी करके क्या करूँगा? रानी परी, जरूर चोरी इसी ने ही की होगी और चुपके से हीरे मोतियों को अपने माता पिता तक पहुँचा दिया होगा। ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। माधव, तुमने पहले भी लालच दिखाया था जिस कारण तुम यहाँ पर हो। तुमने फिर से वही गलती की। इसे दंड देना चाहिए रानी परी। एक काम करते हैं, इसे मछली बना देते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। रानी परी ने तुरंत माधव को मछली बना दिया। अब माधव मछली बनकर नदी में इधर उधर घूमने लगा। माधव के माता पिता बेहद परेशान थे कि आखिर उनका पुत्र कहाँ चला गया। एक दिन वह दोनों नदी के किनारे बैठकर अपने पुत्र के लिए रो रहे थे। तभी वहाँ पर एक साधु आए। हमारी सहायता कीजिए बाबा, हमारा एकलौता पुत्र अब तक घर वापस नहीं आया है। तुम्हारा पुत्र कहाँ गया है? अरे वो एक मछुआरा है, उसका नाम माधव है। एक दिन वो घर में जादुई बक्सा लेकर आया था जिसमें बहुत सारे हीरे मोती थे। क्या तुम उस लड़के माधव की बात कर रहे हो? मैंने तो उसे जादुई बक्से को खोलने से मना किया था। हाँ, उसने जादुई बक्से को खोला था और हम धनवान भी हो गए थे, किंतु कई दिनों से वो घर नहीं लौटा है क्योंकि वो बक्से को लौटाने के लिए परी के पास गया था। साधु महाराज, हमें ये तो बताइए, हमारा पुत्र जीवित भी है या नहीं? तुम्हारा पुत्र जीवित अवश्य है, किंतु अब वो मछली बन चुका है। मछली। कोई उपाय कीजिए महाराज, हम बूढ़े माता पिता अपने पुत्र को वापस पाना चाहते हैं। वह भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। हाँ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। इधर परी मांडवी ने रानी परी का सारा धन चुरा लिया और वह जललोक से भागने की तैयारी करने लगी। उस रात जब रानी परी सो रही थी तब उन्हें एक सपना आया। रानी परी के सपने में साधु आए। तुम जिस पर विश्वास करती हो वो तुम्हारा विश्वास तोड़कर जा रही है और जो निर्दोष है वो मछली बने घूम रहा है। यह किस प्रकार का स्वप्न था? क्या गुरु मुझे कोई संकेत देना चाहते थे? रानी परी तुरंत उस स्थान पर जाती है जहाँ पर हीरे मोती रखे होते हैं। यह क्या, सब कुछ खाली हो चुका है? रानी परी समझ जाती है कि ये काम मांडवी का ही हो सकता है। मेरी योजना सफल हो चुकी है, अब मुझे यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। परी मांडवी, मुझे सच्चाई का पता चल चुका है। कौन सी सच्चाई रानी परी? मैं तो अपने लोक वापस जाना चाहती हूँ। तुम तो मेरी दोस्त थी, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? सारे हीरे मोती लेकर और उस बेचारे मछुआरे पर दोष लगाकर तुम यहाँ से नहीं जा सकती। हाँ, ये सब कुछ परिलोक का है और तुम इसे लेकर जललोक में आ गई हो। मैं सब कुछ लेकर जा रही हूँ। तभी रानी परी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और परी मांडवी को बांध दिया। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। हाँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुझे अपनी एक और गलती सुधारनी होगी। माधव को ठीक करना होगा। अपनी गलतियों का दंड उसे मिल चुका है। माधव, माधव। तभी मछली के रूप में माधव वहाँ पर आता है। रानी परी उसे ठीक कर देती है। धन्यवाद रानी परी, आपने मुझ पर उपकार किया। धन्यवाद रानी परी। परी मांडवी की बात मानकर मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे वादा करो कि अब से तुम सच्चाई का साथ दोगे और ईमानदारी से रहोगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ रानी परी, मैं कभी बेईमानी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। इस प्रकार रानी परी ने माधव को ढेर सारा धन देकर विदा किया। माधव जल से बाहर आ रहा था। उसके माता पिता उसे देखकर बेहद खुश होते हैं। आखिर मेरा पुत्र लौट आया और साथ में इतना सारा धन। धन के साथ साथ जीवन की एक सीख भी लेकर आया हूँ पिताजी। किस्मत का खेल कभी भी पलट सकता है। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास रखना चाहिए। हाँ, यदि साधु हमारी सहायता नहीं करते तो तुम कभी लौट कर नहीं आते। इस प्रकार माधव अपने माता पिता के साथ घर चला जाता है और अच्छा जीवन जीने लगता है।
बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लकड़हारा तुलाराम रहता था। वह प्रतिदिन जंगल में लकड़ी काटने जाता था। सुनो, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। मैं तो अपना ध्यान रख लूंगी, जरा ज्यादा लकड़ी काटना ताकि हम कल के लिए भी कुछ बचा सके। अरे भाग्यवान, मैं जो थोड़ी लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ उससे प्रतिदिन हमें अच्छा भोजन मिलता है। फिर क्या जरूरत ज्यादा काम करने की। हाँ। तुलाराम की पत्नी सुनीता लालची स्वभाव की थी। वह चाहती थी कि तुलाराम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे ताकि वे और अधिक आराम और सुख सुविधा में रहे, जबकि तुलाराम का मानना था कि धन कम हो तो भी सुखी रहा जा सकता है। एक दिन की बात है, तुलाराम जंगल में लकड़ियाँ काटने पहुंचा। कभी उसने देखा कि एक छोटा सा बंदर घायल पड़ा हुआ है। अरे, ये इतना प्यारा बंदर कैसे घायल हो गया? तुलाराम ने तुरंत उसे पानी पिलाया और उसके घाव पर मरहम लगाया। तुलाराम ने दिन भर उस बंदर की देखभाल की। देखना, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। चलो, शाम हो गई है, अब मैं अपने घर को जाता हूँ। तुम भी जाओ। नहीं नहीं, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। क्या तुम हमारे साथ नहीं रह सकते? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे अपने घर लेकर चलो। बंदर के बार बार जिद करने पर तुलाराम उसे अपने घर लेकर आया। अरे, ये क्या उठा लाए हो? अपने परिवार का ध्यान तो ठीक से रखते नहीं, बंदर का ध्यान कैसे रखोगे? अरे नहीं नहीं सुनीता, ऐसा मत कहो। जैसा हम रहते हैं वैसा ये बंदर भी हमारे साथ रह लेगा। हम जो खाएंगे ये भी वही खाएगा। हाँ। तुलाराम बंदर से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। उसने उसका नाम मिंटू रखा। वो हर जगह उसे अपने साथ लेकर जाता था। बंदर भी उसका अच्छा मित्र बन चुका था। लेकिन सुनीता को वो बंदर बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे, क्या हुआ बहन, आजकल तुम दिखाई नहीं देती? क्या बताऊं बहन, मेरे घर में एक नया बंदर आया है जो सारा दिन उधम मचाता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे, तो एक काम क्यों नहीं करती? अपने पति से कहो वह बंदर को लेकर राजा के पास जाए। राजा उसे खरीद लेंगे और बदले में मोहरे मिल जाएंगे। भला राजा बंदर खरीद कर क्या करेंगे? राजा को बंदर बहुत प्रिय है, तुम्हें एक बार प्रयास अवश्य करना चाहिए। अच्छा, मैं चलती हूँ। अगली सुबह सुनीता ने तुलाराम से कहा, सुनो जी, मैंने सुना है हमारे राजा को बंदर बहुत प्यारे लगते हैं। आप मिंटू को उन्हें क्यों नहीं दे देते? बदले में हमें कुछ मोहरे मिल जाएंगे। मिंटू मुझे बहुत ज्यादा प्यारा है, मैं उसे किसी को नहीं दूंगा। हाँ। तुलाराम ने सुनीता की बात मानने से इनकार कर दिया। सुनीता ने भी ठान ली कि वह घर से मिंटू बंदर को हटा कर रहेगी। एक दिन सुनीता ने राजा के सैनिकों को बुलाया। आइए आइए, मेरे पास एक बहुत प्यारा बंदर है। सुना है राजा को बंदर प्रिय है, आप इसे राजा को दिखाना। हाँ, लाओ बंदर को हमें दे दो, बदले में हम तुम्हें कुछ मोहर दे देते हैं। सुनीता ने कुछ मोहरे लेकर मिंटू को राजा के सैनिकों को दे दिया। सुबह से मिंटू दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ चला गया है? जी, मिंटू तो जानवर ठहरा, चला गया होगा जंगल की ओर। कब तक इंसानों के पास रहता है? ये सुनकर तुलाराम बहुत दुखी हो गया। उधर तुलाराम से बिछड़ने के कारण मिंटू भी बेहद उदास था। राजा मिंटू को प्यार से पुचकारते, लेकिन मिंटू उन्हें कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन की बात है, राजा की पुत्री वृंदा राजा के पास आई। अरे अरे, देखो ये बंदर कितना प्यारा है, लेकिन ये मेरी किसी बात का जवाब नहीं देता। तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ, शायद ये तुम्हारे साथ खुश रहे। ठीक है पिताजी, आप कहते हैं तो मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। वृंदा मिंटू बंदर को अपने साथ लेकर आई। वहाँ जाकर मिंटू राजकुमारी के साथ घुल मिल गया और खुशी से रहने लगा। एक दिन की बात है, राजकुमारी मिंटू को लेकर जंगल की ओर घूमने गई। ये देखो, कितनी सुंदर गुफा है। हाँ राजकुमारी जी, ये बहुत सुंदर है, लेकिन इसके अंदर घना अंधेरा होगा। हाँ। चलो हम अंदर चलकर देखते हैं कि क्या है। नहीं नहीं राजकुमारी, हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे, हमें अपने महल वापस चलना चाहिए। हाँ। अरे मिंटू, हमें किसी बात से डरना नहीं चाहिए, चलो चलकर देखते हैं अंदर क्या है। राजकुमारी वृंदा और मिंटू दोनों गुफा के अंदर गए। अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर जगह है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। लौट चलिए राजकुमारी, मेरी बात मानिए। नहीं, मैं तो पूरी गुफा में घुसकर ही वापस जाऊंगी। मिंटू राजकुमारी को अकेले नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो भी राजकुमारी के साथ घूम रहा था। तभी वहाँ पर एक बुढ़ी स्त्री आती है। तुम कौन हो बेटी? ऐसा लगता है कि तुम कोई राजकुमारी हो। मैं राजकुमारी हूँ और मेरा नाम वृंदा है। मैं तो बस यहाँ पर घूमने आई थी। अच्छा, चलो राजकुमारी, मैं तुम्हें सब जगह पर घुमा देती हूँ। ये जगह बहुत सुंदर है, यहाँ पर बहुत सारी अनोखी चीजें हैं। हाँ हाँ, चलिए, मैं आपके साथ चलती हूँ।
राजकुमारी, ऐसे किसी पर विश्वास मत कीजिए, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। नहीं, मैं तो जा रही हूँ। तुम्हें अगर मेरे साथ नहीं घूमना है तो तुम वापस जा सकते हो मिंटू। मिंटू को बुढ़ी स्त्री पर संदेह हो रहा था, किंतु राजकुमारी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए वो वापस आ गया। महाराज महाराज, राजकुमार मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे क्या हुआ मिट्टू, तुम इतने परेशान क्यों हो? जंगल में एक बहुत ही सुंदर दिखने वाली गुफा है। राजकुमारी इस गुफा में घूमना चाहती थी। मैंने उनसे कहा कि ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनती। हाँ, क्या राजकुमारी जादुई गुफा में चली गई है? है महाराज, उन्हें वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं आती है महाराज। तुम्हें पता है, जो स्त्री उस गुफा के अंदर जाती है वो कभी लौट कर नहीं आती, क्योंकि उस गुफा में रहने वाली चुड़ैल उसे वापस आने नहीं देती है। तो फिर जल्दी चलिए महाराज, हमें राजकुमारी को बचाना होगा महाराज। हाँ हाँ, चलो, हमें राजकुमारी को बचाना ही होगा। मिंटू राजा को लेकर उस गुफा के द्वार पर गया, लेकिन ये क्या, गुफा का द्वार बंद था। अब हम क्या करेंगे? राजकुमारी अंदर है, वो कैसे बाहर आएगी? चिंता मत कीजिए महाराज, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। उधर बुढ़ी स्त्री की बातों में आकर राजकुमारी उसके साथ चल दी। पहले उसने राजकुमारी को अपने बातों में फंसाया। राजकुमारी, आपको पता है, यहाँ पर एक ऐसा फल है जिसे खा लेने से व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता। क्या सचमुच? कहाँ है वो फल? हाँ राजकुमारी, चलिए, मैं आपको वहाँ पर लेकर चलती हूँ जहाँ ये फल पाया जाता है। बुढ़ी स्त्री राजकुमारी को एक निर्जन स्थान पर लेकर गई। अरे, यहाँ तो कोई पेड़ नहीं है, वो फल कहाँ पर है? तभी हंसने की आवाज आती है। आओ राजकुमारी, आओ, मैं तुम्हें फल खिलाती हूँ। कौन हो तुम और मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं हूँ इस सुंदर नगर की महारानी। हाँ, महारानी, और तुम? राजकुमारी को हंसता हुआ देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वह राजकुमारी को धक्का दे देती है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है, तो मुझ पर हंसती है। मैं अभी तेरी सुंदरता छीन लेती हूँ। चुड़ैल ने ऐसा जादू किया कि वह सुंदर हो गई, जबकि राजकुमारी बिल्कुल बेकार और बूढ़ी दिखने लगी। ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे क्या बना दिया? अब मैं सुंदर हो गई हूँ, अब मैं राजकुमारी बनकर तुम्हारे महल जाऊंगी। मुझे जाने दो, मुझे क्षमा कर दो। ठीक है, ठीक है, चली जाना। उससे पहले तुम्हें मेरा बहुत जरूरी काम करना होगा। कहो, तुम्हारा क्या काम है? पहले जाओ और अमृत फल लेकर आओ, जिसे खाकर मैं अमर हो जाऊंगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी? हाँ, अगर तुम वह अमृत फल मेरे लिए लेकर आई तो मैं तुम्हें अवश्य जाने दूंगी। मुझे उस अमृत फल का रास्ता बताओ। ये मेरी सेविका तुम्हें उस अमृत फल तक लेकर जाएगी। राजकुमारी अमृत फल लेने के लिए बुढ़ी स्त्री के साथ निकल पड़ती है। मैं अब इससे आगे नहीं जा सकती राजकुमारी, आगे का सफर आपको खुद तय करना है। किंतु मैं इस नदी को कैसे पार करूंगी? आपको ये करना होगा राजकुमारी, मैं यहीं पर आपकी प्रतीक्षा करती हूँ। इस नदी को पार करने के बाद एक बगीचा आएगा, आपको वहाँ से अमृत फल लेकर आना है। राजकुमारी डरते डरते नदी में जाती हैं और आसानी से नदी पार कर लेती हैं। लेकिन ये क्या, बदसूरत राजकुमारी फिर से पहले की तरह सुंदर हो जाती हैं। ये तो सचमुच चमत्कारी नदी है। राजकुमारी नदी पार करती हैं और बगीचे में जाकर अमृत फल लेकर आती हैं। इधर मिंटू और राजा दोनों राजकुमारी को ढूंढते ढूंढते उस चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। मेरी पुत्री वृंदा गुफा में कहीं खो गई है, क्या आपने उसे कहीं देखा है? तुम्हारी पुत्री राजकुमारी वृंदा? अच्छा, तो वो तुम्हारी बेटी है? हाँ हाँ, क्या तुमने उसे कहीं पर देखा है? हाँ, मैंने उसे भेजा है, वह मेरा काम करने गई है। क्या तुमने उसे कहाँ पर भेज दिया है? जल्दी बताओ मुझे। वह अमृत फल लाने गई है, जिसे खाकर मैं अमर हो जाऊंगी। महाराज, मैंने राजकुमारी को बार बार मना किया था और उन्हें कहा था यहाँ से बाहर चलिए, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। महाराज देखो, हमारी पुत्री बहुत बड़ी मुसीबत में है, हमें उसे बचाना होगा। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी पुत्री को कहाँ भेजा है, बता मुझे। इतना कहकर राजा तलवार लेकर चुड़ैल की तरफ दौड़ते हैं। चुड़ैल अपने जादू से राजा को घायल कर देती है। उठिए महाराज, उठिए। आपको क्या हुआ महाराज? उठिए महाराज। ये तुमने महाराज के साथ क्या कर दिया है? ये मुझे मारने आ रहा था, इसलिए इसका ये हाल कर दिया। और तुम छोटे बंदर, जल्दी जाओ, देख कर आओ राजकुमारी कहाँ है, नहीं तो तुम्हारा हाथ भी राजा की तरह कर दूंगी। मिंटू को कुछ समझ नहीं आया, उसने तुरंत कहा, हाँ, मुझे कुछ मत करना, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, लेकिन मुझे ये तो बताओ राजकुमारी किस तरफ गई है?
चुड़ैल मिंटू बंदर को रास्ता बताती है। मिंटू दौड़ते दौड़ते राजकुमारी को ढूंढने निकल पड़ता है। मुझे लगता है वो चुड़ैल तुम्हारा फायदा उठाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी महारानी है। अच्छा, तुम हमेशा सेविका बनी रहना चाहती हो? मेरी महारानी अमर हो जाएंगी तभी मेरा काम पूरा होगा। चुपचाप चलते रहो राजकुमारी। राजकुमारी की बातें सुनकर बुढ़ी स्त्री के मन में लालच आ चुका था। क्यों ना मैं इस अमृत फल को खा लूं, मैं अमर हो जाऊंगी तो इस दुनिया पर राज करूंगी। ऐसा करो राजकुमारी, वह अमृत फल मुझे दे दो, मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ। ठीक है, ये लो, रख लो। बुढ़ी स्त्री ने राजकुमारी से वो फल ले लिया और उसे तुरंत खाने लगी। अरे, ये क्या कर रही हो? ये तो तुम्हारी महारानी के लिए है, पहले मुझे अमर होना है। बुढ़ी स्त्री जैसे ही वो फल खाती है वो बेहोश होने लगती है। ये मुझे क्या हो रहा है? अरे, तुमने ये क्या किया? ये जहरीला फल तुम्हारे और तुम्हारी महारानी के लिए, अमृत फल तो मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगी। इस प्रकार वह बुढ़ी स्त्री जहरीला फल खाकर वहीं पर गिर गई। मुझे जल्दी से उस चुड़ैल के पास जाना होगा ताकि मैं उसे जहरीला फल खिलाकर उसकी जादुई शक्तियों को खत्म कर सकूं। तभी राजकुमारी की भेंट मिंटू बंदर से होती है। राजकुमारी, राजकुमारी, जल्दी चलिए। क्या हुआ मिंटू? तुम तो वापस चले गए थे, तुम यहाँ कैसे? राजकुमारी, चुड़ैल ने राजा को घायल कर दिया है, जल्दी चलिए राजकुमारी। पिताजी को क्या हुआ? वो यहाँ कैसे आए? आप मेरे साथ चलिए। मिंटू राजकुमारी को राजा के पास लेकर जाता है। अमृत फल लेकर आई हो तुम, कहाँ है वो फल? जल्दी से मुझे दो। मैं तुम्हें वो फल दे दूंगी, लेकिन पहले मेरे पिता को ठीक कर दो। मेरे जादू से कोई नहीं बच सकता, तुम्हारे पिता अब कभी ठीक नहीं होंगे। ये क्या हो गया? मेरे कारण मेरे पिता इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। मुझे जल्दी से वो अमृत फल दो। राजकुमारी ने फल चुड़ैल को दिया। चुड़ैल ने जैसे ही वो फल खाया उसकी सारी शक्तियाँ समाप्त हो गई। अरे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जहाँ पर अमृत फल मिलता है वहाँ पर ये जहरीला फल भी मिलता है। अब तो तेरा खात्मा होगा चुड़ैल। ये आपने कैसे किया राजकुमारी? आप तो अमृत फल लेने गई थी ना। जिस प्रकार सच के साथ झूठ होता है, उसी प्रकार अमृत के साथ साथ विष भी होता है। मैं जब उस बगीचे में पहुंची तो मैंने देखा ऐसे फल वहाँ पर थे जिन्हें खाकर पक्षियों की मृत्यु हो जाती थी। इस चुड़ैल को खत्म करने के लिए मुझे ये उपाय सूझा। वाह राजकुमारी, आप तो बहुत होशियार है, लेकिन अब हमें राजा को ठीक करने का उपाय ढूंढना होगा। राजकुमारी राजा को लेकर महल आती है। राजकुमारी, क्या आपके पास अमृत फल है? राजा को अमृत फल खिलाकर देखिए, शायद वो ठीक हो जाए। राजकुमारी राजा को फल खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन राजा ठीक नहीं होते हैं। राजकुमारी नगर के कुछ विद्वानों को बुलाती है। मेरे पास अमृत फल है, लेकिन मेरे पिता पर इसका असर नहीं हो रहा है। अब आप ही लोग कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता महाराज को स्वस्थ किया जा सके। राजकुमारी जी, महाराज पर चुड़ैल ने बहुत बड़ा जादू किया है, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। इसका कोई तो उपाय होगा। एक उपाय है, राजा को वही ठीक कर सकता है जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को तकदीर वाला समझता है। ठीक है। राजकुमारी उदास बैठी होती है, तभी मिंटू बंदर उनके पास आता है। क्या हुआ राजकुमारी, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? विद्वानों ने कहा है कि पिताजी को वही स्वस्थ कर सकता है जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्वयं को तकदीर वाला समझता है। भला हम ऐसे व्यक्ति को कैसे ढूंढेंगे? बस इतनी सी बात। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो गरीब है, लेकिन फिर भी स्वयं को तकदीर वाला समझता है। तुम उसे हमारे महल लेकर आओ। अगर उसने महाराज को स्वस्थ कर दिया तो मैं उसे बहुत सारी सोने की मोहरें दूंगी। मिंटू तुलाराम के घर जाता है। अरे मिंटू, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था मिंटू। दोस्त, तुम मेरे साथ चलो, राजा को हमारी जरूरत है। क्या? लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम राजा के पास कैसे पहुँच गए? दरअसल तुम्हारी पत्नी ने मुझे राजा के सैनिकों को भेज दिया था, बदले में उसे मोहरें मिली थी। हाँ, तुम रुको, मैं अभी इस लालची स्त्री को सही करता हूँ। सुनीता, ओ सुनीता! तुम अपनी पत्नी को कुछ मत कहना, तुम पहले मेरे साथ चलो, राजा को हमारी आवश्यकता है। राजकुमारी तुलाराम को अमृत फल देती है और कहती है, अगर तुम्हारे कारण मेरे पिता स्वस्थ हो गए तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। मैं आपकी प्रजा हूँ, यदि मेरे कारण राजा स्वस्थ हो जाते हैं तो ये मेरा भाग्य होगा। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए राजकुमारी। तुलाराम अमृत फल लेकर राजा के पास जाता है और राजा को खिला देता है। राजा बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। पिताजी, आप स्वस्थ हो गए? पुत्री, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ये सब कुछ तुलाराम के कारण हुआ है, इसने हमारी सहायता की है। पिताजी, हमें ऐसे ही इनाम देना चाहिए। कहो तुलाराम, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे प्यारे मिंटू को मुझे दे दीजिए महाराज।
हाँ महाराज, मैं भी आपसे यही कहने वाला था कि मैं अपने मित्र तुलाराम के साथ रहना चाहता हूँ। राजकुमारी मिंटू को तुलाराम के साथ विदा कर देती है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी मिंटू। मुझे भी राजकुमारी जी। तुलाराम मिंटू को लेकर घर पहुंचता है। अरे ये बंदर फिर से आ गया। जिसे तुमने राजा के सैनिकों को दे दिया उसे मैं राजा से मांग कर लाया हूँ। राजा तो मुझे बहुत सारा इनाम देने वाले थे, लेकिन मैंने अपने प्यारे मिंटू को वापस मांग लिया। कितने मूर्ख हो तुम। राजा से हीरे जवाहरात मांगते, महल मांगते, तुम्हारी तकदीर बदल जाती। नहीं नहीं, मेरा प्यारा मित्र मेरे साथ है और मुझे कुछ नहीं चाहिए।